नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी का एक क्विक रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से चैप्टर वाइज पूरी किताब को कवर कर रहे हैं। इसमें हम सांस्कृतिक तत्व को कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने उत्तराखंड के लोक नृत्य लोक गीतों के बारे में बात करी थी। आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करेंगे, वाद्य यंत्रों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को जानेंगे और साथ में उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट आभूषण हैं इस वाले टॉपिक को भी यहीं पर कवर कर जाएंगे। साथ में एक और बात, जैसे मैंने आपसे नृत्य वाली वीडियो में कहा था कि क्योंकि लोकगीत लोक नृत्य वाला जो टॉपिक है वहां से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं सवाल बनने के, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो कोशिश करेंगे बहुत जल्द उसके ऊपर एक MCQ वीडियो करने का, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। अगर आपने हमारी इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वाद्य यंत्रों की बात करेंगे। पहले कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। मुख्य रूप से वाद्य यंत्र चार प्रकार के हैं। एक है हमारे धातु वाद्य यंत्र, दूसरे हैं चर्म वाद्य यंत्र, तीसरे तार वाद्य यंत्र और चौथे होते हैं फूक वाद्य यंत्र, जिन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल तो आपके पास यहीं से बनता है, कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का है। जैसे धातु वाद्य यंत्रों में बिड़ाई है, मंजीरा है, झांझ, कसेटी, करताल, चिमटा, खजड़ी, इसे खजरी भी लिखा जाता है, ये दोनों एक ही हैं। कांसे की थाली, ये सब क्या है हमारे, ये धातु वाद्य यंत्र हैं। सीधा सवाल कैसे बनता है आपके पास पेपर में, बताइए बिड़ाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ये तार वाद्य यंत्र है, चर्म वाद्य यंत्र है, धातु वाद्य यंत्र है या फूक वाद्य यंत्र है। तब आपको पता होना चाहिए जो बिड़ाई है ये धातु वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये सारे वाद्य यंत्र कैसे हैं, धातु वाद्य यंत्र। ऐसे ही दूसरी कैटेगरी होती है चर्म वाद्य यंत्र। इसमें आपका ढोल, नगाड़ा, तबला, डफली, हुड़की। हुड़की काफी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का, तो ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, चर्म वाद्य यंत्र है। इसके अलावा डौर हो गया, इसके अलावा दमामा या जिसे दमाऊ भी कहते हैं, तो ढोल, दमाऊ ये सब कैसे हैं, चर्म वाद्य यंत्र हैं। इसके अलावा धतीमा हो गया और साइया, ये भी क्या है, एक वाद्य यंत्र है और चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है, जो कॉमन है उनके ज्यादा चांसेस नहीं होंगे कि पूछ लेगा, जैसे ढोल का पूछ लेगा या नगाड़े का पूछ लेगा, तबले का पूछ लेगा। जो उत्तराखंड के विशेष हैं, जैसे धातु में बिड़ाई हो गया आपका, इसके अलावा खजड़ी हो गया, इनके बारे में पूछ सकता है, पहले बताओ ये क्या है, और आपने बता दिया ये आभूषण है, तो फिर पूछ सकता है, ऐसा सवाल भी आ सकता है, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, चर्म वाद्य यंत्र है, धातु वाद्य यंत्र है, तार वाद्य यंत्र है या शिशिर वाद्य यंत्र है। ऐसे ही चर्म वाद्य यंत्रों में आपने एक तो हुड़की को याद रख लेना है, डोर को रख लेना है, सैया को रख लेना और धतीमा को रख लेना है। ठीक है, इसी प्रकार होते हैं तार वाद्य यंत्र। तार वाद्य यंत्र जो होते हैं इसमें सारंगी हो गया, एक तारा, दो तारा, वीणा, ये हमारे तार वाद्य यंत्र होते हैं, यानी तार के माध्यम से इनमें तार लगी होती है, जैसे गिटार हो गया, तो ये कैसे हैं, ये तार वाद्य यंत्र हैं। और इसके बाद आती है एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं उत्तराखंड में, शिशिर वाद्य यंत्र। इनको फूंक मार के बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, तो इनको फूंक वाद्य यंत्र भी कहते हैं। इसमें कौन कौन है, तुरही और रणसिंघा। रणसिंघा जिसे अंकोरा भी कहा जाता है, तुरही हो गया, रणसिंघा हो गया, ये दोनों के दोनों युद्ध के समय बजाए जाने वाले या वाद्य यंत्र थे प्राचीन काल में। इसके अलावा नागफणी, ये भी एक वाद्य यंत्र है, शिशिर वाद्य यंत्र है। भकोरा, ये भी क्या है, शिशिर वाद्य यंत्र है। शंख जानते ही हैं आप, फूंक मार के बजाया जाता है। मोचंग काफी इंपॉर्टेंट है। अलगोजा यानी बांसुरी और मशकबीन, यह यूरोपीय वाद्य यंत्र है, स्कॉटलैंड से यह आया है। ठीक है, तो सुशिर वाद्य यंत्रों से ज्यादा सवाल बनते हैं। सबसे पहले आपने तुरही और रणसिंघा को याद रखना है, शिशिर वाद्य यंत्र है, युद्ध के समय बजाए जाते थे। फिर आपने नागफणी को याद रखना है, ये भी एक वाद्य यंत्र है और यह भी शिशिर वाद्य यंत्र है। फिर आता है भकोरा, ये भी शिशिर वाद्य यंत्र है। मोचंग, यह भी शिशिर वाद्य यंत्र है और इसे पशु चारकों के द्वारा बजाया जाता है। आमतौर पे पशु चारकों के द्वारा बजाए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, वो मोचंग है। अलगोजा यानी बांसुरी आपको पता ही है, और मसकबीन।
यानी जो बैकपाइपर टाइप का होता है, स्कॉटलैंड से आया है, यूरोपीय वाद्य यंत्र इसको कहते हैं। अब हमने कैटेगरी वाइज तो देख लिया कि कौन कौन से वाद्य यंत्र किस प्रकार के हैं। कुछ वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको देखते हैं जिससे आपके और चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। सबसे पहले बिणाई की बात करते हैं। बिणाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र था? यह धातु वाद्य यंत्र था। यह लोहे से बना एक धातु वाद्य यंत्र है। इसके दोनों सिरों को दांतों के बीच दबाकर इसे बजाया जाता है और ये जो बिणाई है इसे सामान्यतः महिलाओं के द्वारा बजाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन कथन वाले में आ जाते हैं कि बिणाई वाद्य यंत्र से जुड़े इन कथनों पर विचार करें। आपको दे देगा कि इसे दोनों सिरों को दांतों में दबाकर इसे बजाया जाता है, इसे विशेषकर महिलाएं बजाती हैं, यह लोहे से बना होता है, यह एक धातु वाद्य यंत्र है। तो कथन आपको पता होने चाहिए, इसके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र ढोल। ढोल उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र भी है, राज्य वाद्य यंत्र है। तांबे और साल की लकड़ी से यह बना होता है। यह हमारा राजकीय वाद्य यंत्र है। इसे राजकीय वाद्य यंत्र 2015 में घोषित किया गया था। उस समय कमेटी बनाई गई थी, भंडारी कमेटी। भंडारी कमेटी की सिफारिशों पर ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। किस वर्ष? 2015 में। राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? ढोल के बारे में काफी फेमस ये ग्रंथ है ढोल सागर, और उत्तराखंड में इसके एकमात्र ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं उत्तम दास। इनका नाम आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है हुड़की, या जिसे हुड़ुक कहते हैं। हुड़की किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अभी हमने ऊपर देखा, हुड़की जो है आपका यह चर्म वाद्य यंत्र में आता है, चर्म वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। विशेष रूप से यह किस जनजाति के साथ जुड़ा हुआ है? यह भोटिया जनजाति के साथ जुड़ा हुआ है। यह युद्ध प्रेरक प्रसंग, जागर और कृषि कार्यों में बजाया जाता है। हुड़की मूल गीत हमने देखा था, कृषि से संबंधित वो लोक गीत था, खासकर खरीफ की फसल के समय किया जाता था, उसको बजाया जाता था। तो कृषि कार्यों में, युद्ध के समय में, जागरों में हुड़की या हुड़ुक बजाया जाता है। विशेषकर भोटिया जनजाति इसका इस्तेमाल करती है। जो ये हुड़की होती है ये दो प्रकार की होती है। एक बड़े आकार की, उसे हुड़ुक कहते हैं, और जो छोटे आकार की हुड़की होती है उसे साहित्या कहते हैं। तो दोनों को याद रखना है, हुड़ुक और साहित्या क्या हैं? दोनों के दोनों हुड़की के प्रकार हैं। बड़े आकार का होगा तो हुड़ुक कहा जाएगा, छोटे आकार का, साइज में छोटा होगा, साहित्या कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला वाद्य यंत्र है दमाऊ, या जिसे दमामा कहते हैं। फेमस नाम इसका दमाऊ है, ढोल के साथ इस्तेमाल होता है, ज्यादातर अनिवार्य रूप से उसके साथ इसका इस्तेमाल होना माना जाता है। ढोल दमाऊ आपने सुना होगा। पहले इसका उपयोग प्रायः युद्ध वाद्य यंत्रों के साथ होता था। पहले इसको भी युद्ध वाद्य यंत्रों के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता था, युद्ध के समय होता था ढोल दमाऊ का। लेकिन अब ज्यादातर यह उत्तराखंड का एक लोक वाद्य है। धार्मिक नृत्यों से, इसके अलावा जो दूसरे हमारे अन्य नृत्य होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल, जहां जहां ढोल का इस्तेमाल होता है इसका भी वहां पर हो जाता है। ढोल दमाऊ के पारंपरिक वादक ओजी लोग माने जाते हैं। जो ओजी जाति के लोग हैं वो ढोल और दमाऊ के पारंपरिक वादक माने जाते हैं, ठीक है। अगला है डौर या थाली। चर्म वाद्य यंत्रों में डौर ही एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे कंधे पर नहीं लटकाया जाता। जो डौर है हमने देखा इसके बारे में, ये क्या है? यह एक प्रकार का चर्म वाद्य यंत्र है। ज्यादातर जो चर्म वाद्य यंत्र होते हैं उनको कंधे में टांग कर लटकाया जाता है, लेकिन जो डौर है या थाली भी जिसको कहते हैं, यह इस प्रकार का चर्म वाद्य यंत्र है कि इसे दोनों घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है, न कि कंधे पर लटका के। यह मुख्य रूप से जागर नृत्य में बजाया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो मुख्य रूप से जागरों में बजाया जाता है? वो है हमारा डौर या थाली इसको कहते हैं, ठीक है। देवताओं के नर्तन के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है, जो ज्यादातर जागरों में होता है, ठीक है। इसके बाद आता है मोचंग। मोचंग के बारे में हमने ऊपर जाना था कि इस वाद्य यंत्र को प्रायः पशु चारकों के द्वारा बजाया जाता है। मोचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? यह सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। फिर आती है डफली। यह थाली के आकार का वाद्य यंत्र है जिस पर एक और पूड़ी यानी खाल चढ़ी होती है। थाली के आकार का होता है, एक तरफ इसमें खाल चढ़ी होती है। इस पर वे सभी तालें बजाई जा सकती हैं जो ढोलक, हुड़की और डौर पर बजाई जाती हैं। तो वो सभी इस पर भी बजाई जा सकती हैं, ठीक है। यानी उन्हीं से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है।
इसके बाद आता है मशकबीन। यह एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है। जो मशकबीन है आपको ऑप्शंस देता है कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र यूरोपियन है, तो आप कहते हैं मशकबीन। यूरोपियन में भी विशेषकर स्कॉटलैंड से यह आया है। इसे पहले केवल सेना के बैंड में बजाया जाता था। सेना में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता था पहले, लेकिन अब इसका इस्तेमाल आयोजनों में भी किया जाता है। यह कपड़े का थैली नुमा होता है। इसमें 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं। तो कपड़े का थैली जैसा ये एक बना होता है पूरा बैगपाइपर जो हमारा होता है। 5 बांसुरी यंत्र इसमें लगे होते हैं, जिसमें जब फूंक मारी जाती है वहीं से संगीत निकलता है। ठीक है। इसके बाद आता है सारंगी। सारंगी, इसका प्रयोग बद्दी और मेरासी जाति के लोग अधिक करते हैं। ठीक है। अलगोजा यानी बांसुरी, यह बांस या मोटे रिंगाल की बनी होती है और इसे पशु चारकों के द्वारा बनाया जाता है। जो बांसुरी है इसे अलगोजा के नाम से जाना जाता है। यह पशु चारकों के द्वारा विशेष रूप से बजाई जाती है, यह भी मोचंग भी और अलगोजा यानी बांसुरी भी। ठीक है। इसके बाद आते हैं अंत में तुरही और रणसिंघा। ये एक दूसरे से मिलते जुलते फूक वाद्य यंत्र हैं, यानी शिशिर वाद्य यंत्र हैं। इन्हें पहले युद्ध के समय बजाया जाता था। युद्ध के समय यानी यह एक प्रकार के युद्ध वाद्य यंत्र थे। ठीक है। इसे मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है, इसीलिए ये फूंक वाद्य यंत्र हैं, शिशिर वाद्य यंत्र हैं। वर्तमान में देवताओं से संबंध नृत्य करवाने व दमामा के साथ इसका उपयोग किया जाता है, यानी दमाओं के साथ और जागरों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तुरही का, रणसिंघा का, इसके अलावा डौर का। ठीक है, या फिर दमाओं का। तो ये थे हमारे जो इंपॉर्टेंट लोक वाद्य यंत्र हैं, उनके बारे में हमने जाना। ये यहां से कैसे सवाल आते हैं वो मैंने आपको कहा। कैटेगरी में आता है, कौन किस प्रकार का है, और उनसे जुड़े कुछ विशेष तथ्य कि किस में क्या विशेष है। जैसे मशकबीन के बारे में हमने जाना, हमने अलगोजा के बारे में जाना, मोचंग के बारे में, हुड़की के बारे में हमने जाना कि 2 आकार की होती है। छोटी वाली को साहित्या कहते हैं, बड़ी वाली को हुड़क कहते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों के बारे में। प्रमुख आभूषणों की बात करें तो यहां से सवाल ऐसा आता है कि कौन सा आभूषण किस अंग में पहना जाता है। कान के आभूषण, नाक के आभूषण, हाथों के आभूषण, पैरों के आभूषण, इस प्रकार से। तो हम कैटेगरी वाइज इसमें चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माथे की, यानी कि सिर के आभूषणों की। किन किन आभूषणों को सिर पर पहनते हैं। जैसे सीसफुल हो गया, यानी कि जो हमारा ये होता है सीसफुल, सर पर पहना जाता है। ठीक है। मांग टीका हो गया। इसके अलावा बंदी या बांदी या चांदी बांदी भी इसको कहते हैं, बांदी चांदी भी कहते हैं। तो यह भी हमारा माथे पर यानी सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है। तो बांदी आपने ज्यादा याद रखना है। सीसफुल और मांग टीका से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के हैं, सिर के हैं, लेकिन बांदी वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आते हैं कान के आभूषण। वैसे आभूषण जिनको कान में पहना जाता है, इसमें पहला है मुरखली। इसे मुरखी या मुदड़ा भी कहते हैं। यह कानों में पहना जाता है। बुजनी आभूषण भी कानों में पहना जाता है। तुगियल, इसे भी कान में पहनते हैं। कर्णफूल हो गया, यानी जो कुंडल होते हैं कान में पहने जाते हैं। गोरख आभूषण कई बार पेपर में आया है। कहां पर इसे पहना जाता है? कान में। विशेषकर पुरुषों के द्वारा इसे पहना जाता है। ठीक है। तो मुरखली, बुजनी, तुगियल और गोरख। कर्णफूल से तो आप आइडिया लगा लेंगे कि कान में पहना जाता है। तो ये 4 आपने विशेष याद रखने हैं। गोरख हो गया, तुगियल हो गया, बुजनी हो गया, मुरखली हो गया। ठीक है। अगला नाक के आभूषणों में 2 के आइडिया तो आप आसानी से लगाएंगे। फुल्ली या फुल्ली भी इसको कहते हैं। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, अविवाहित लड़कियां होती हैं, उनके द्वारा इसे ज्यादा पहना जाता है और इसे बीड़ नाम से भी जाना जाता है। बुलांक या फुल्ली, दोनों को लगभग एक ही आकार का, एक ही मान लिया जाता है कभी कभी। फुल्ली को आपने याद रख लिया। बुलांक ये भी नाक में पहना जाता है और साथ में नथुली या नथ। तो इसका आइडिया तो आप आसानी से लगा लेंगे, नथुली या नथ। हालांकि इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे बेसर भी कहते हैं। इसको भी याद रखना। ठीक है। तो फुल्ली और बुलांक, इन दोनों को आपने याद रखना है। ये नाक में पहने जाने वाले आभूषण हैं। इसके बाद आते हैं गले में पहने जाने वाले आभूषण। गले में तिलहरी पहना जाता है। हंसुला कहां पर पहना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गले में। गुलबंद आइडिया लगा लेंगे, गुलबंद से गलेबंद के लिए, तो ये गले में पहना जाता है। चरे या चरियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गले में पहना जाता है। चंद्रहार या लॉकेट कॉमन है, आसानी से आइडिया लगा लेंगे। लॉकेट है तो जाहिर सी बात है गले में ही होगा। और साथ में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेल। हमेल क्या है? बेसिकली हमेल सिक्कों की माला होती है।
एक पेपर में सवाल भी आया था, हमेल क्या है? तो हमेल एक उत्सव है, हमेल एक लोक वाद्य यंत्र है, हमेल सिक्कों की माला है। तो हमेल क्या है? ये सिक्कों की माला है। ठीक है, इसे चवन्नी माला भी कहते हैं, इसे भी याद रखना है। ठीक है, तो माला है तो जाहिर सी बात है कहां पहनी जाएगी? गले में पहनी जाएगी। तो यहां पर आपने तिलहरी, हंसुला, चरयू और हमेल, इन चारों को विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, फिर आता है कंधे पर। कंधे पर पहने जाने वाले आभूषणों में एक ही है, श्यूण सांगल इसको कहते हैं। कहां पर पहनते हैं? कंधे पर। फिर आते हैं कमर के आभूषण। कमर में भी एक ही इंपॉर्टेंट आभूषण है जिसे तगड़ी या तिगड़ी के नाम से जाना जाता है। इसे कमर में पहनते हैं और इसका दूसरा नाम है करधनी। कहां पर पहना जाता है करधनी? कमर में। तिगड़ी हो तगड़ी हो, कहां पहना जाएगा? कमर में। ठीक है, हाथों के आभूषणों की बात करें, हाथों में धगुला पहना जाता है। धगुले का ही अन्य नाम है खंडवा। तो धगुला हो या खंडवा कहां पर पहना जाएगा? हाथों में। गुंठी या ठवाक, इसे भी हाथों में पहनते हैं। मुंदड़ी यानी कि अंगूठी को मुंदड़ी कहते हैं। मुंदड़ी कहां पर पहनी जाती है? हाथों में पहनी जाती है। ठीक है, इसके बाद हाथों के ही और भी आभूषण हैं, लेकिन अगर हम उनको और पर्टिकुलर रूप से जाएं, हाथों के किस हिस्से में, तो कलाई वाला है एक, इसमें आता है पौंजी। पौंजी आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऐसा पौंजी भी लिखा जाता है और इसे इस तरीके से पौंजी भी लिखते हैं। पौंजी आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो स्पेसिफिक लोकेशन है इसकी कलाई। अगर कलाई विकल्पों में ना हो तो हाथ होगा। हाथ के ही आभूषण है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है? कलाई में पहनते हैं। ऐसे ही बाजू का ही एक है गोखले। जो गोरख आभूषण है, गोरख आभूषण कान में पहनते हैं, यह है गोखले, इसे बाजू में पहना जाता है। हालांकि अगर बाजू ना दे तो यह भी हाथी का आभूषण माना जाता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहां है इसके? बाजू में इसे पहनते हैं गोखले को, और इसे बाजूबंद के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा आभूषण है जिसका अन्य नाम बाजूबंद है? वो है गोखले। कहां पर पहनते हैं? बाजू में। ठीक है, इसके बाद आते हैं पैर के आभूषण। पैरों में पौंटा पहना जाता है। देखिए, पौंजी जो है वो हमारी कलाई में, हाथों में पहनी जाती है, लेकिन जो पौंटा है ये पैरों में पहना जाता है। ऐसे ही इमरती, ये भी पैरों में पहनी जाती है। इसके अलावा कंडवा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडवा, इसे सुदभन के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर पहना जाता है? पैरों में। झावर या झिवरा, इसे भी पैरों में पहनते हैं। पवल्या, ये जिसे बिछुआ कहते हैं, इसे भी पैरों में, पैर की उंगलियों में यहां पर पहना जाता है। पैर की उंगलियों का काफी इंपॉर्टेंट ये आभूषण है, इसकी एक अलग कैटेगरी भी मानी जाती है। लेकिन भाई ये पैरों का, अगर पैर ना दे, पैरों की उंगलियां दे दे, स्पेसिफिक लोकेशन दे दे, तो आप उसको टिक करेंगे। अदरवाइज ये पैर का ही आभूषण है। स्पेसिफिक लोकेशन इसकी कहां पर है? पैरों की उंगलियां, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने पैरों के आभूषणों को देखा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के जो हमारी परीक्षावाणी सीरीज है उसके सांस्कृतिक तत्वों की चौथी क्लास यहाँ पे कवर करी। उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों के बारे में, लोक वाद्य यंत्रों के बारे में हमने जाना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।